हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होगा और मस्त हो गए, अपने प्रिपरेशन में लगे हो, क्योंकि आप लोग टारगेट कर रहे हो 2026 CSR नेट IIT-JEM एंड अदर CET PG और भी अदर जो MSc और PhD लेवल इंटरेस्ट एग्जाम उसके बारे में आप मतलब उसकी प्रिपरेशन आप लगे हो ना। अगर नहीं लगे हो तो लग जाओ अभी से, क्योंकि हमारे पास अब वो टाइम खत्म हो चुका है और आपने अभी जस्ट दिसंबर वाले एग्जाम दिए हैं तो उसके रिजल्ट भी आपके सामने आ गए होंगे और आप पे चल गया होगा कि किसका नेट क्वालिफाई हुआ, किसका जेम का पेपर होने वाला है अभी, ठीक है। फरवरी में होने वाला है, 15 फरवरी को जेम का पेपर है, देन CET PG का। तो जिसका एग्जाम अभी होने वाला है वो अपनी प्रिपरेशन को रोके मत, कंटिन्यू लगे रहें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो उसी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए ग्रेट डायरेक्शन आपके लिए आ चुका है। तो ग्रेट डायरेक्शन में मैं सबसे पहले आपको मैंने बताया था सेल बायोलॉजी का आपके पास 2 पार्ट चला गया होगा। आज ये सेल बायो का क्या है, 3rd पार्ट जाने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सेल बायोलॉजी जो हम लोग यूनिट कवर कर रहे हैं ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है CSR नेट को लेकर। हमारा जो टारगेट रहेगा CSR नेट जो हायर एजुकेशन के लिए है, वो टारगेट हमारे पास CSR नेट है। अगर आप CSR नेट के सिलेबस को कवर करते हो तो आपके पास IIT-JEM या CET PG या अदर आप MSc एंड PhD एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हो तो आपकी सिलेबस क्या होगी, ऑलमोस्ट कवर होगी। जैसे आप जानते हो कि मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको, लाइफ साइंस पढ़ाता हूँ। लाइफ साइंस में जूलॉजी बॉटनी गेटिंग है ना, तो वही मैं सिलेबस को कवर कर रहा हूँ जिसमें हम जो हमारा जो पार्ट है अभी कौन चल रहा है, सेल बायो का चल रहा है। सेल बायोलॉजी में यूनिट कवर करा रहा हूँ, ठीक ना। और सेल बायोलॉजी में जैसे आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, अब बेसिक से बता दूँ एडवांस की ओर लेके जाऊंगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपने भी देखा होगा जिसमें क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहते हैं। क्वेश्चन तो ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कह सकता, नॉर्मल भी नहीं कह सकते, इसको मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन अप्लाई मेथड ज्यादा आता है, मतलब कितना आप रिसर्च एंड इन्वेंशन चीजों को सोच पा रहे हो। गेटिंग है ना। आपने देखा मैं आप क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आऊंगा, उससे भी आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। गेटिंग है। इसीलिए तो ये एग्जाम थोड़ी सी टफ नहीं कह सकते हैं, बट ये है क्योंकि आप सीरियस लोगे तो थोड़ी सी आपकी टफ लगेगी, बट वो जैसे कंटिन्यूअस फ्लो होगा, मतलब जैसे आप रेगुलर पढ़ाई में लग जाओगे ना, तो आपका जो 70% सिलेबस है वो BSc लेवल का है, बिल्कुल ग्रेजुएशन का है, आपका UG का है। अब देन मैं बोलूँ तो 10% 25% जो है ना हमारे पास क्या है, वो MSc लेवल का है। गेटिंग, क्योंकि वही दोनों तो बेस पर एग्जाम है ये। जैसे अब तो MSc 1 ईयर का हो गया, 1 ईयर के होने के साथ साथ आपका जो 4th ईयर का जो कोर्स है BSc का ऑनर्स विथ रिसर्च, तो उसमें आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो 4th ईयर को। किसकी बात करूँ मैं, CSR नेट की बात कर रहा हूँ। गेटिंग है। इस पर मैं बेसिक लेक्चर बनाकर लेके आऊंगा आपको, इंट्रोडक्शन CSR नेट क्या है कैसे, वो भी आप देख लीजिएगा। जो नए बच्चे जो फ्रेशर बच्चे हैं जो BSc कर रहे हैं और जो MSc में आ चुके हैं, ज़्यादा तो BSc वाले बच्चे जो भी स्टार्ट कर रहे हैं 1st ईयर में 2nd ईयर में है, उनको ज़्यादा जरूरी है जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी तो आप लोग सीनियर हो तो आपको पता ही होगा, आप लोग 3rd ईयर 4th ईयर में हो। गेटिंग है ना। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा और मैं अपने टारगेट को, अपने जो आज का जो हमारा गोल है उसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका मैंने बताया कि इस पेज का नाम क्या है, इमोशन डायरेक्शन। आपको जो इमोशन दिखाना है सही डायरेक्शन में दिखाना है मेरे दोस्त। इमोशन के फ्लो में कहीं बहना नहीं है, इधर ही बह गए उधर ही बह गए, इस पर भी आ गए उस पर भी आ गए। बट मैं आपको ये प्रॉमिस देता हूँ कि जो आप इस चैनल पर रहोगे ना, तो इस चैनल पर आपको हर यूनिट कवर मिलेगी। भले आप अभी आप 30 मिनट 20 मिनट 40 मिनट 50 मिनट का लेक्चर आप देख रहे हो, बट आगे जाते जाते इसको ड्यूरेशन में बढ़ा दूंगा। गेटिंग है ना। इसलिए इमोशन के रूप में एक चीज और कहूँ तो इमोशन अभी आप अपने करियर के लिए रखो, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि आपकी अगर हायर एजुकेशन आप जा रहे हो, आपने गवर्नमेंट एग्जाम को क्या किया, स्किप किया, उन्हें कि मुझे नहीं करना है, मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, तो देन आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं है मेरे दोस्त। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और जो पढ़ रहे हैं और जो उस लाइन में पहुंच चुके वो भी जानते हैं, क्योंकि इतना पेशेंस के साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है, अपने स्टडी को अपने टारगेट को अचीव करना कितना मुश्किल होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए पेशेंस रखो, और पेशेंस रखो और अपने इमोशन को क्या करो, तगड़ा करो, इमोशन को बहने मत दो। दुनिया वाले आपको तोड़ने के लिए लगे हैं, बस वही टूटने के समय पर आप अपने जुड़ने वालों को महसूस करो, अपने आप को तोड़ने से बचाओ। मैं आपको ये बात
वादा कह रहा हूँ, और इसीलिए आपके लिए इमोशन डायरेक्शन आया है, एक आपके इमोशन को सही डायरेक्शन देगा, ठीक ना। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जैसे आपका सेकंड लेक्चर आज सेल बायो का होने वाला है, और सेकंड लेक्चर में मैंने जो फर्स्ट लेक्चर का कुछ रिवीजन में बताता हूँ, इसके बाद हम लोग चलते हैं जल्दी से आज के गोल को पूरा करते हैं। गेटिंग है? आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी और आपको मेरी बात से सहमत फील हो रहा होगा। सहमत हो कि नहीं हो? एग्री हो ना मेरी बात से? नहीं एग्री हो तो बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो आइए स्टार्ट करते जल्दी से। तो जैसे मैंने बताया कि हम सेल बायोलॉजी का यूनिट कवर कर रहे हैं, जो बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है। बीएससी का ये सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में सिलेबस है सेल बायो का। उस सिलेबस को आप अच्छी तरह पढ़ लेते हो और डीपली पढ़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ पढ़ना पड़ेगा डीपली, आपको जितना पढ़ सको आप, अगर हाई एजुकेशन में आप जाने वाले हो तो। देन आज चलो आज का हम लोग गोल फिक्स करते हैं और जल्दी से उसको अचीव करते हैं। तो हमारा आज का गोल जो रहेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में मेरे बस कुछ ही पार्ट बच चुका है, उसको जल्दी से मैं अभी कवर करता हूँ। देन हम लोग सेकंड क्या करेंगे? सेल थ्योरी। सेकंड क्या करेंगे? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मैंने कुछ पढ़ा दिया, आपने देखा ही होगा, उसमें भी कुछ पार्ट बच चुका है, उसको आज मैं कवर करूंगा, ठीक है। अब फिर जो हम नया स्टार्ट करेंगे, इसमें क्या करने वाले हैं? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स। सेल की बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे, जिसमें फर्स्ट ह्यूमन सेल कल्चर कैसे हुआ, कौन सा ऐसा डिजिट आया था। आपने एक सुना होगा रोग के बारे में, आपको बताऊंगा मैं जब पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने अब सेल की जो डिस्कवरी हुई थी हमारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों और उनके कौन साथियों ना, चलो देखो साथी तो बनना ही है, किसी न किसी का बनोगे ना, बनने को तो रेडी हो गए, मन तो इधर उधर घूमता ही होगा। चलो देखो तो ज़्यादा नहीं, इसलिए इमोशन को बचा के रखो और एक सही डायरेक्शन देना ही देना है, ठीक है। क्या करें कि एंटोन वन लेवेनहॉक का मैंने बताया था कि वो पेशे से क्या थे मेरे दोस्त, वो पेशे से क्या थे बताओ, क्या थे पेशे से? वो डच मैन थे। डच मैन मतलब क्या होता है बोलो? कपड़े बुनने वाले, कपड़े बुनने का वो काम करते थे। कौन? एंटोन वन लेवेनहॉक। पेशे से तो उनका पैसा यही था। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ? टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं पेशे से क्या हूँ? मेरा ऑक्यूपेशन है क्या? टीचिंग है। गेटिंग है? आपका क्या है? तो आपका स्टूडेंट, तो आप स्टडी है आपका, वही तो आपका पैसा है ना। बात समझिए, सबका एक अपना अपना ऑक्यूपेशन, अपना अपना एक पैसा है जो वर्क को करता है। गेटिंग है? तो वो पैसे से क्या थे? कपड़े बुनने का काम करते थे, और कपड़े बुनने के काम के साथ साथ वो देखते थे कपड़े को। देखो जो मैं बात बता रहा हूँ सारे लिखा होगा, वो बता दूंगा, पर ध्यान से मेरी बात को जितना सुनोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। बात समझ रहे हो ना? इसलिए लेक्चर को जितना सुनो उतना आपके लिए, उसके लिए कई सारे सवाल बनेंगे। और अगर आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो, खासकर रिसर्चर बनना चाहते हो मेरे दोस्त, तो अभी से उस चीज को सुनो और उसमें क्यूजल्स निकालो, क्यों हुआ ऐसा, कब हुआ, बट थ्योरेटिकल निकलना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? लेवेनहॉक क्या थे? पेशेस क्या थे बोलो? वो एक डचमैन थे। डचमैन बोलो तो कपड़े बुनने का काम करते थे। कपड़े बुनने का काम करते थे, और उनके पास मतलब कई सारे लेंसेज का क्या करते थे? यूज करते थे मेरे दोस्त। वो लेंस को यूज करके क्या करते थे? जैसे मेरे पास लेंस है, तो मैं लेंस को यूज करके इस कपड़े की, इसमें कितने होल्स है, मतलब छिद्र वगैरह नहीं, फटे चिट्टे वैसे, उसकी वो लेंस से क्या करते थे? तो देखते थे, ध्यान से देखते थे, और उस जहां उनको होल्स दिखाई देती थी उनको ठीक करते थे। मतलब बुनाई करने का मैं बोलूँ तो अच्छी तरह काम करते थे, वही उनका काम था, ठीक ना। जैसे यहाँ लिख रखा है आप देख रहे हो, और मैं ये बता रहा हूँ, ये जो लेंस तो काम करते हैं, लेंस से कपड़ों को बुनाई करने का, देखने का, साथ ही साथ, और वो जो हमारे लेवेनहॉक थे ना, वो क्या कर रहे थे हमारे, और जब वो लेंस को बनाए उन्होंने, लेवेनहॉक ने क्या किया? सबसे पहले तो सिंपल एक माइक्रोस्कोप बनाया, जिसमें लेंस का यूज करके सिंपल एक माइक्रोस्कोप बताया। आता हूं मैं नीचे थोड़ी सी लेवेनहॉक के बारे में। लेवेनहॉक ने सिंपल एक माइक्रोस्कोप बनाया है, ठीक है। सिंपल एक माइक्रोस्कोप आपको मैं दिखाऊंगा, फिगर आप देख सकते हो। सिंपल एक माइक्रोस्कोप है इस प्रकार ऐसे, ठीक है, उन्होंने बनाया, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अब जब ये कपड़े की बुनाई करते थे, कई सारे मतलब माइक्रो चीज को देखते थे। तो एक बार वो नदी किनारे जाते हैं, पाउंड के किनारे जाते हैं, तालाब के किनारे जाकर बैठते हैं, और बैठने के साथ साथ जो उनके पास माइक्रोस्कोप था, जो उनके पास लेंस था, ठीक ना, जो उनके पास लेंस था, वो पाउंड के पास बैठने के बाद क्या पानी को देखते हैं। पानी को देखकर उसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देखते हैं। जैसे में किसको किसको देखें? बैक्टीरिया देखें, कवक देखें, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते थे?
ऑब्जर्व करते थे। देखो यहाँ लिख रखा है लीवेनहॉक वाज द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस ए ड्रॉप ऑफ द पाउंड वाटर मतलब तालाब की पानी क्या करते हो देख रहे हैं वाटर्स को, उसमें कई सारे क्या दिखाई दे रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख दे रहे हैं। अगर आप तालाब में जाओगे वो क्या रहती है एक स्टोर वाटर रहती है, जमाव पानी है तो उसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ही होंगे, बिल्कुल बात ही को होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी फंगस प्रेजेंट होंगे। गेट है ना पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है मैं जो बता रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारे प्रेजेंट थे। माइक्रोस्कोप एंड द डिस्कवर्ड द माइक्रो, इसको उन्होंने जब भी डिस्कवर्ड किया मेरे प्यारे दोस्त तो माइक्रोस्कोपिक क्या क्या डिस्कवर्ड, और जिस एनिमल को उन्होंने देखा उसको नाम क्या दिया एनिमल्स उन्होंने बोला, मतलब जो भी बैक्टीरिया दिखाई दी जो भी दिखाई दिया उन्हें उनको क्या बोला एनिमल्क्यूल्स बोला। मूविंग द वाटर, जो वाटर क्या कर रहे थे मूव कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, इधर उधर ऐसे ऐसे जा रहे थे, ठीक ना, बात समझ में आ रही होगी। तो उन्होंने ये देखा ऑब्जर्व किया अपने माइक्रोस्कोप से। ही also described, अब उसमें क्या क्या मैंने बताया ना आपको बैक्टीरिया, उन्हें दिखाई दिया बैक्टीरिया, क्या दिखाई दिया बैक्टीरिया दिखाई दिया। ही फाउंड इन द प्रॉपरली एस्केप्ड वाटर एंड द, मतलब वो वाटर्स में उन्होंने बैक्टीरिया देखा, कई सारी चीजें ऐसे ऐसे देखी जो अब वो क्या क्या देखो सुनो। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, अब चीजों को उनको आने लगा मजा, अब लेने लगे वो मजा, जैसे आप लोग ले रहे हो अपने अपने जगह पर बैठकर मुझसे मजा ले रहे हो, नहीं ना, नहीं लो, हाँ काम पर ध्यान दो, ठीक ना, अपने अपने स्टडी पर। तो देखो उन्होंने क्या किया कि चीजों को देखा ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने अब वो उसका क्या करें डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे बैक्टीरिया का देखा टी फेज, मतलब जो ही देखा कई सारे माइक्रो उनका डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया। डायग्राम बना उनको अब उस डायग्राम मतलब देखने में मजा आ रहा है, देखे जा रहे मतलब कई सारी चीज को देख रहे हैं। जैसे हम आप सच में अगर बायो के अच्छे स्टूडेंट हो, आप बायोलॉजी को बहुत हद तक चाहते हो, तो बिल्कुल बेपनाह उस इस तरह एकदम जैसे किसी से कोई प्यार बेपनाह करता है, तो वैसे हम अपने सब्जेक्ट को अगर इस प्रकार चाहें तो हमारे सब्जेक्ट इस प्रकार बेपनाह बन जाते हैं। तो काफी हद तक चाहते हो तो हर चीज को ऑब्जर्व करोगे, स्टडी की बात कर रहा हूँ, हर चीज को ऑब्जर्व करके देखो और उसमें आपको काफी इंटरेस्ट आते जाएगा, मजा आते जाएगा उसमें, और उसमें डीप चले जाओगे। तो देखते जाते उनको मजा आ रहा है चीजों को देखने में, और इसको डायग्राम बनाते जा रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ करते जा रहे हैं, इसका बनाया इसका मतलब ये बना दिया, ये बना दिया, मतलब ये बैक्टीरिया बना दिया, वायरस बना दिया। और जो उन्होंने डायग्राम बनाया मेरे दोस्त, वो क्या करते थे रॉयल सोसाइटी में, मतलब लंदन की बात कर रहा हूँ, लंदन की महारानी के पास वो डायग्राम करते थे पोस्ट, ठीक है, मतलब राजाओं को भेजते थे कि मैंने एक नई दुनिया देखी, मतलब मैंने माइक्रोस्कोपिक दुनिया मतलब एक नई दुनिया की खोज की। अब उनको पता चल गया कि ये तो ऐसे हम लोग लाइफ में देखते नहीं है, बट उनको वो बिल्कुल अलग दिखाई दिया ना जब उन्होंने फर्स्ट बार देखा, तो उनको लगा कि मैंने नई दुनिया का खोज किया, एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया का खोज किया, ठीक है, सूक्ष्म दुनिया जो हमारी बिल्कुल निगेट आई से दिखाई नहीं देती है। और वो डायग्राम बना के रॉयल सोसाइटी में क्या किए भेजे। अब जो भी डायग्राम बनाकर वो भेजे हैं लेटर्स के थ्रू, अब उनको वहां जो रॉयल सोसाइटी के जो मेंबर थे हमारे कौन थे रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक क्या करते थे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि अब उनकी जो बनाई हुई रॉयल सोसाइटी टू सेंड द रॉबर्ट हुक टू वेरीफाइड हिज क्या फाइंडिंग। अब उनकी जो भी रिसर्च पेपर जो भी उसके बारे में लिखते थे, जो उन्होंने देखा है, उन्होंने वहाँ वो क्या करते थे रॉबर्ट हुक वेरीफाई करते थे, वेरीफाई कर उनके रिसर्च वाले पेपर को क्या करते थे तो आगे भेजते थे। अब देखो बात यहाँ ये आती है कि जब वो देखते हैं डायग्राम्स को, तो महाराजा बोलता है कि ये कौन सा इंसान है जो कुछ ना कुछ क्या क्या मतलब ऐसा, क्योंकि वो जो देख रहे थे वो किसी ने देखा ही नहीं था उस टाइम ना, तो बात तो लगी सबको अचानक कि है क्या क्या बना के भेज रहा है, पागल तो नहीं हो गया ना, पगला गया लगता है कि इसको लाओ तो पकड़ के कहाँ है। तो रॉबर्ट हुक क्या करते हैं ना, उनकी पेपर्स को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, उनको बताते हैं कि इनकी उस महारानी को बताते हैं, राजा को बताते हैं कि नहीं इन्होंने एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का खोज किया है, सूक्ष्म दुनिया का खोज किया है जिसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ऐसी बात है क्योंकि उस समय जो हमारे पास रॉयल सोसाइटी के राजा थे उन्होंने बोल रखा था मुझे सूक्ष्म दुनिया देखना है, और ऐसी बात तो फैली हुई थी और उन्होंने ऐसा डिस्कवर करके इसलिए तो भेजा, इसलिए उनका चीजें क्या पब्लिश ज्यादा हुआ। किसकी बात कर रहा हूँ, एंटोन वन लीवेनहॉक की बात कर रहा हूँ। बातें समझ में आ रही है ना। देखो जितना हिस्ट्री सुनो मेरी बात को एकदम कान खोल कर सुनो, ठीक ना, आगे सुनो। तो आफ्टर मैंने बताया आपको जैसे कि उन्होंने ऐसे खोज किया और ऐसे उनका, अब
सबसे पहले तो सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, बट उनको श्रेय मिला नहीं। मिला किसको? एंटोनियो लीवेनहॉक ने। सेल की खोज की रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक उतना अपने रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा पाए, मतलब बस उनको लगा यही है, यही सेल जो आपको मैंने पहले पार्ट में पढ़ा रखा है। अब एंटोनियो लीवेनहॉक थे, उन्होंने वेरीफाई करवा दिया। अब सारा श्रेय जो है रॉबर्ट हुक एंटोनियो लीवेनहॉक को दे देते हैं। इस प्रकार से सेल की डिस्कवर हुई है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। बात समझ में आ रहा है ना? डेड सेल की डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक। और जो हमारी लिविंग सेल की डिस्कवर एंटोनियो लीवेनहॉक ने किया। बातें आ रही होगी समझ में आप लोगों को? कहते हैं कि आफ्टर हुक, मैंने अभी आपको जस्ट मैंने बताया कि डिस्कवर द क्या लीवेनहॉक बिकम ऑफ द वर्क वाइज द सेलिब्रिटी द डिस्कवर फ्रॉम द नोटेबल फिगर। मतलब वो कई सारे फिगर ऐसे करके भेज देते, ग्रेट ऑफ द रॉयल क्वीन। अभी जस्ट मैंने वो बताया, जो मैंने बात बताई वही मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आपको रीड करा रहा था। देखो जो माइक्रोस्कोप से देखते थे मेरे दोस्त, वो क्या था? एक सिंगल लेंस का था। मैंने बताया जस्ट वो माइक्रोस्कोप क्या था, एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप का यूज करते थे एंटोनियो लीवेनहॉक। ऑब्जर्व द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया को देखते, जैसे तालाब के पानी में बैक्टीरिया ही पाई जाएगी ना, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पाए जाएंगे। तो उन्होंने वहां से ऑब्जर्व किया चीजों को। हमारी बात समझ में ना? वहां से उन्होंने देखा है। और अब जो वो माइक्रोस्कोप जो उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप इस प्रकार देख सकते हो, ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ऐसा माइक्रोस्कोप था। जिस प्रकार उन्होंने माइक्रोस्कोप देखा था वो क्या सिंपल सिंपल माइक्रोस्कोप था। और उसमें क्या लग रखा था? तो उसमें लेंस की बात करूं तो बाइकॉन्वेक्स लेंस थी। बाइकॉन्वेक्स लेंस आपने फिजिक्स में पढ़ाई होगा। विच वाज द कैपेबल ऑफ द मैग्नीफाइड कैन बी ऑब्जेक्ट। क्या करता था? कोई भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड मतलब जूम करना। कितना टाइम्स तक जूम करता था? 270 टाइम्स जूम करता था। जैसे मेरे को आप देख रहे हो, तो अगर 270 टाइम्स तक जूम करो तो काफी चीजें दिखाई देगी। इधर मतलब एक क्लोथ को ले लो, कपड़े, तो काफी उसमें क्या दिखाई देगी? होल्स दिखाई देंगे। हर उसकी धागे की, वो धागा भी कितने सारे वो पार्टिकल से बने, वो सारे दिखाई देगी। तो 270 टाइम्स वो जूम करता था। जो उन्होंने कौन सा लेंस का यूज किया था? कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया था, ठीक है, कॉन्वेक्स। तो इतने 270 टाइम्स से क्या मैग्नीफाइड करती थी, प्रोवाइडिंग ए एवोल्यूशन उसका था। अप्रोक्सीमेटली कितना वो ज्यादा माइक्रो को दिखाता था? 1.35 माइक्रोमीटर इतना दिखाता था, ठीक है। इसके बीच में वो दिखाता था। और दो मेटल प्लेट के बने हुए थे। देखो मेटल प्लेट के तो बने हैं, दिखाई तो दे रहा आपका। मेटल प्लेट को क्या थे? बने हुए थे। आई होप आपको ये एंटोनियो जो हमारे लीवेनहॉक ने कैसे खोज किया सेल की, इसके बारे में पता चला होगा। अब हमने हिस्ट्री जान लिया, देन हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ते हैं सेल थ्योरी का, जो हमारे सिलेंडर और स्वान ने दिया, फिर आगे क्या कहा उन्होंने, और उनकी और बातों को पढ़ते हैं। चले पढ़ते हैं। तो सेल थ्योरी आखिर बेसिकली बोलता क्या है? सेल थ्योरी लाया क्यों गया? सेल थ्योरी लाने की जरूरत ही क्या थी? आपके मन में सवाल आया क्या? सेल थ्योरी आखिर लाया क्यों गया? जरूरत क्या थी सेल थ्योरी लाने की? सेल की डिटेल स्टडी के लिए। क्योंकि जब सेल की स्टडी चल रही थी तो कई सारे सवाल कई सारे वैज्ञानिकों के मतभेद में थे। कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है कि सेल ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहा है। कोई ऐसे कह रहा है, कोई ऐसे एनिमल से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे ओरिजिन हो रहे हैं अगले सेल, वो सारी चीज को हम जाने, ठीक है। तो हमारे पास जब भी सेल थ्योरी की बात आए तो आप दो नाम हमेशा याद रखो, स्लेडन और स्वान। कौन? स्लेडन और स्वान। और फिर इसके बाद आप एक चीज और नाम याद रखना, विर्चो, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो। तो मैं बात करता हूं, ये उस टाइम की बात है। किस टाइम की बात है भाई? अरे जब आप बैठे होंगे किसी के साथ मत बैठना, मेरे साथ कहीं बैठ जाना, ठीक है ना, किसी साथ मत बैठिएगा। उस समय की बात है जब आप बैठे हो किसी के साथ, यानी कि 1830 की बात है। कब? 1830 में बैठे थे, बैठे होंगे ना, अगले जन्म में होगी शायद। 1830 की बात है। तो इसमें इंपॉर्टेंस ये सेल में देखा गया क्या? रिलीज। ये सेल को बहुत ही इंपॉर्टेंस ये बात बताया गया कि 1830 में सेल को कुछ इंपॉर्टेंस सेल देखा गया, महत्वपूर्ण सेल जो इंपॉर्टेंस है उसमें आप और क्या करा गया पता करेगा। प्लांट सेल या एनिमल सेल को भी देखा गया, कह सकते हैं। 1838 में क्या कौन आया हमारे? मैथ्यूसेन स्लेडन। मैंने यही बोला ना, स्लेडन और स्वान को याद भूलना मत।
सेल थ्योरी पढ़ो तो स्लेडन और स्वान याद रखना, जैसे आप अपने गर्लफ्रेंड को याद रखते हो। कोई कह रहा है सर ये कब बोल नहीं है गर्लफ्रेंड, चलो नहीं है ठीक है तो बना लेना, अभी पहले इसे बना लो, ठीक है। और मैं ये कह रहा था कि जैसे मैथलेन स्लेडन हमारे पास है, वो क्या है, जर्मन बोटनिस्ट। मैथलेन स्लेडन क्या, जर्मनी की बोटनिस्ट थे, मतलब बोटनी पर मतलब प्लांट की स्टडी करते हैं, उसको बोटनिस्ट बोलते हैं, और उस पर रिसर्च वगैरह सब कुछ करते हैं, इसलिए वो जर्मन की बोटनिस्ट थे। और कॉन्सेप्ट डेट द प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल, मेड उन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट की सेल, प्लांट को जो बनाती है बॉडी, कौन बनाती है, सेल बनाती है। कौन, प्लांट की सेल, प्लांट की जो बॉडी बनाई है, प्लांट आप देख रहे हो, प्लांट ट्री, ये किससे बनी है, प्लांट सेल से बनी है। उन्होंने ये बोला, कौन, मैथलेन स्वान ने, ठीक है, सॉरी स्लेडन ने, मैथलेन स्लेडन ने, जो कहा जर्मन बोटनिस्ट थे। उन्होंने ये बोला कि एंड द प्लांट एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम ए सिंगल सेल। मैंने बोला ना कि जब भी कोई सेल बनेगा, जब भी कोई बॉडी बनेगी, एम्ब्रियो से, एक सिंगल एम्ब्रियो से डेवलप होगा और वो जाकर एक सेल बनेगा। एराइज फ्रॉम, देखो लिखा है प्लांट एम्ब्रियो, जो है ना प्लांट एम्ब्रियो एराइज, प्लांट का एम्ब्रियो एराइज कर रहा है, और वही एराइज करके जर्मिनेट फ्रॉम, क्या कर रहा है, फ्रॉम ए सिंगल सेल, सिंगल एक सेल बना रही है। ऐसे हमारी सिंगल सेल बनी, कई सारे बड़े बड़े से, मतलब सिंगल से डबल मल्टीपल से होते गए और कंप्लीट एक प्लांट की बॉडी बनी। उन्होंने ये बोला, किसने, मैथलिन एंड स्लेडन, ठीक है, मैथलिन स्लेडन ने बात बोला, स्लेडन साहब ने ये बात बोली है। अब बात करते हैं, अब कुछ जैसे कुछ टाइम बीतता है, ये 1838 की बात है, 1839 में एक और आते हैं थियोडोर स्वान। अब आते हैं स्वान, थियोडोर स्वान आते हैं, वो कहाँ के, वो भी जर्मन, दोनों भाई लोग थे जर्मनी के बल, समझ, दोनों जो भाई लोग थे जर्मन के ही थे। आवत बार समझ में बोलते हैं था, बस ये बात को समझिए ध्यान से, दोनों जो साइंटिस्ट थे ना जर्मन के हाल थे, यानी कि जर्मन के ही थे, मेरी बात को समझिएगा, जर्मन के ही थे, बट ये बोटनिस्ट थे। दोनों भाई ने क्या क्या प्लान किया, चलो तो बोटनी को, तो प्लांट को पढ़ो, मैं एनिमल को पढ़ता हूँ, तो प्लांट को पढ़ने वाले बोटनिस्ट बन गए, और ये बन गए जूलॉजिस्ट बन गए। इन्होंने भी क्या किया, प्लांट एंड एनिमल सेल आर द स्ट्रक्चर सिमिलर। उन्होंने देखा दोनों में कि प्लांट और एनिमल सेल की जो स्ट्रक्चर है कुछ सिमिलर मिल रही है, मतलब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलरिटी पाई जा रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। कौन बोल रहे हो, स्वान साहब बोल रहे हैं, ठीक है, स्वान बोल रही है ऐसा कि दोनों क्या सिमिलर ही है। अब ये दोनों मिलकर क्या दिए, उन्होंने कहा चलो अब हम लोग इतना पढ़ लिए, इतना स्टडी कर लिए, तो दुनिया वाले को भी कुछ देना चाहिए। अरे भाई लोग जो बैठे हैं उसको भी तो कुछ देना चाहिए ना, चलो हम लोग थ्योरी देते हैं। तो उन्होंने थ्योरी दिया जिसको सेल थ्योरी बोलते हैं। और सेल थ्योरी में उन्होंने 2 पॉइंट बोला, स्लेडन और स्वान ने सबसे पहले 2 पॉइंट बोला, देखो क्या कहा स्वान ने कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जितने ऑर्गेनिज्म है, जितने सारे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट, एनीबॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, लिविंग थिंग्स होने चाहिए, वो क्या होते हैं, एक और एक से अधिक सेल से क्या होते हैं, बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल, वन एंड मोर देन, गेटिंग है ना, ऐसे बने होते हैं मेरे दोस्त। तुम भी बने हो क्या किसी से, प्लांट से नहीं बने हो, सेल से, मतलब सेल से बने हो, इधर किसी के इधर उधर की वस्तु से मत बन जाना। चलो देखो, तो क्या कहते हैं कि द सेल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। तब उन्होंने बोल दिया कि जो हमारी सेल बन रही है, जो सेल कंप्लीट हो रही है, किससे हो रही है, हमारी बॉडी किससे हो रही है, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ बोल दिया उन्होंने, कि हमारा बॉडी को बनाने वाला, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी बना रही है ना, वो सेल ही है, इसीलिए सेल को कहा स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर के बना रही है, और यूनिट का मतलब लाइफ की हमारी एक यूनिट है जो कंप्लीट एक बॉडी की लाइफ को कंप्लीट कर रही है। अरे आरी बात समझ में, बात आई समझ में, आई होप आपको पूरा अच्छा लगा और समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।